नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, कुछ दिन पहले मेरे साथ चेन स्नैचिंग जैसी घटना हुई थी। चेन स्नैचिंग न केवल दिल को दहलाने वाली बल्कि जेब को दहला देने वाली घटना भी है, क्योंकि सोना 1 लाख रुपए तोला पहुंचने ही वाला है। और जब कोई इतनी महंगी चीज आपके गले से उतार कर ले जाता है, छीन कर ले जाता है, तो कितना दुख होता है ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। उस दिन मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैंने वो सोने की चेन क्यों पहनी, काश मैं वो सोने की चेन उतार देती। कई लोगों ने मुझे एडवाइस दी लेकिन मैंने नहीं मानी। तो उस दिन पूरे दिन मैं या तो रोती रही या यही सोचती रही। हुआ एक्चुअली ये था कि क्योंकि आजकल स्कूलों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं गर्मियों की, लेकिन मेरी बेटी के स्कूल में स्पोर्ट्स जो है मॉर्निंग में चालू रहता है। 2-2.5 घंटे वो बच्चों को खिलाते हैं और फिर उसके बाद हम बच्चों को घर वापस ले आते हैं। उस दिन भी सुबह ऐसा ही हुआ। 7:15 बजे मैं अपनी बेटी को लेकर तैयार होकर घर से निकली स्कूल जाने के लिए। नॉर्मली मैं रिक्शा लेती हूँ स्कूल तक जाने के लिए, लेकिन उस दिन हम क्योंकि थोड़ा जल्दी निकले थे घर से, तो मैंने सोचा कि हम लोग रिक्शे से न जाकर पैदल जाते हैं। सुबह सुबह की धूप भी मिलेगी, हवा भी अच्छी चल रही थी। ये थी मेरी पहली गलती जो मैंने उस दिन की। मैंने पैदल चलने का डिसीजन लिया। मैं पैदल चलते चलते पास ही एक मेट्रो स्टेशन है और उसके साथ ही एक सरकारी स्कूल है, वहां पहुंचती हूँ। तो वहां पे जो रोड है थोड़ी मुड़ जाती है और आगे जाकर हाईवे पे मिल जाती है। जब मैं उस मोड़ पे पहुंची तो मुझे अपने कंधे पर पीछे से कुछ उंगलियां सरकती हुई महसूस हुई। मुझे लगा शायद मेरी कोई सहेली है जो मेरे साथ मजाक करती है। मैंने अपने कंधे को ऐसे उचकाया, मैं बोलने ही वाली थी कि कौन है, तब तक एक बाइक जो है वो मेरे बगल से निकलती है, जिसमें 2 लड़के, आगे वाले ने हेलमेट पहना होता है और पीछे जो लड़का बैठा था उसने कैप और स्ट्राइप्ड टी-शर्ट पहनी होती है। उसका हाथ मेरे गर्दन के पास होता है और वो जैसे ही अपने हाथ को खींचता है तो मुझे टक से आवाज आती है और मेरी चेन टूटकर उसके हाथ में चली जाती है और वो बाइक सवार सीधा अपनी बाइक लेके तेजी से आगे निकल जाता है। मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता है, ना तो मुझे झटका ही महसूस होता है। वो शायद जो चेन स्नैचर था बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे उसने कब मेरी चेन पे के अंदर हाथ डाला और कैसे उसने चेन खींची। मैं अवाक सी रह जाती हूँ उसी वक्त। और उसके बाद मेरा ध्यान जो है अपने गले पे जाता है। मैं देखती हूँ सूट के अंदर उस चेन में मैंने एक पेंडेंट पहना हुआ था, वो पेंडेंट जरूर अटका हुआ मुझे मिल जाता है। मैं उसे निकालती हूँ। मेरे बगल से एक लेडी जा रही होती है। मैं उनको बोलती हूँ कि अभी अभी एक चेन स्नैचर मेरी गले से चेन खींच कर ले गया। तो वो लेडी मुझे कहती है कि बहन जी, आजकल ये चेन वेन पहनना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं तो कहती हूँ आपके कानों में जो टॉप्स है ना, छोटे छोटे बुंदे, इन्हें भी निकाल दो, कहीं कभी कोई स्नैचर ये भी खींच के ले जाए। मुझे उस लेडी की बात पे वाकई में यकीन आता है। मैं सोचती हूँ बिल्कुल सही कह रही है ये। लेकिन फिर मुझे लगता है कि 40-50 मीटर की दूरी पर एक पुलिस स्टेशन है, मुझे वहां पे जाके रिपोर्ट दिखानी चाहिए। और क्योंकि मेट्रो स्टेशन और सरकारी स्कूल आसपास है, यहाँ पे सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो लगे ही रहते हैं, तो उनको देखकर शायद जल्दी ही पुलिस इन स्नैचर्स को पकड़ लेगी और मुझे मेरी चेन मिल जाएगी। इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ती हूँ और सीधा पहुंचती हूँ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंच के जब मैं अंदर जाती हूँ तो मुझे वहां मिलते हैं 2 पुलिस वाले और वहां पे कैजुअल वेयर में, जैसे मैंने सूट सलवार पहना है इसी तरह की कपड़ों में 2 लेडी बैठी होती है कंप्यूटर के आगे। अब उसमें जो यंग पुलिस वाला होता है वो मेरे पास आता है। वो मुझसे पूछता है कि बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मेरे साथ अभी अभी चेन स्नैचिंग की घटना हुई है मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे। मैं अपनी बेटी के साथ उसको स्कूल छोड़ने जा रही थी और अचानक से 2 बाइक्स में बैठे हुए लड़के आए और पीछे वाले ने मेरी चेन खींच ली। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हमें अफसोस है आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, हम सीसीटीवी देखेंगे और तुरंत ही उनको पकड़ लेंगे। मुझे विश्वास हो जाता है मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया तुरंत पुलिस स्टेशन आकर। वो पुलिस वाले मुझसे डिटेल लेते हैं कि जो लड़के थे वो कैसे थे, कितनी उनकी उम्र थी, उनके पास बाइक थी कि स्कूटी थी, जो भी बेसिक डिटेल्स होती है वो मुझसे पूरी जानकारी लेते हैं। इस दौरान मैं उन्हीं पुलिस वाले के फोन से अपने घर में अपने हस्बैंड को भी फोन करती हूँ, लेकिन हस्बैंड फोन नहीं उठाते हैं, वो शायद ऑफिस निकल जाते हैं। उन्हें लगता है शायद इसे देर हो जाएगी इसलिए। उसके बाद एंट्री होती है दूसरे पुलिस वाले की, जो इन पुलिस वाले से थोड़े उम्र में बड़े थे। ये आते हैं, ये मुझसे सेम ही सवाल पूछते हैं कि बताइए क्या हुआ है। मैं उन्हें पूरी डिटेल बताती हूँ कि इस तरह से मेरी चेन स्नैचिंग की घटना हुई है, मेट्रो स्टेशन के नीचे हुई है, तो वहां पे सीसीटीवी कैमरे हैं। मुझे लगता है अगर आप सीसीटीवी कैमरा देखेंगे तो जरूर वो चोर जल्दी ही पकड़े जाएंगे और मुझे मेरी चेन मिल जाएगी। वो पुलिस वाले कहते हैं बिल्कुल हम आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन एक बात भी ये आप याद रखिए कि ज्यादातर मामलों में सिर्फ 1% ही चांस निकलता है कि लोगों की ऐसी खोई हुई चीजें वापस मिल जाए। ये जो दूसरे पुलिस वाले होते हैं ये बार बार मुझे एक ही बात दोहरा रहे होते हैं कि मैडम 1% चांस है कि आपको आपकी खोई हुई चीज वापस मिल जाएगी। ज्यादातर मामलों में इनमें हमें सफलता नहीं मिलती है और अगर चोर मिल भी जाते हैं तो आपकी जो चीजें हैं वो आपको वापस नहीं मिलेगी।
तो मैं कहती कोई बात नहीं सर, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं यहाँ आके इस तरह की रिपोर्ट लिखाऊं, ताकि जो घटना मेरे साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो। इसके बाद जो महिला कर्मी है जो कंप्यूटर के आगे बैठी होती है, वो मेरी रिपोर्ट लिखती है, FIR दर्ज करती है, उसमें पूरी डिटेल लेती है और मुझे एक कॉपी थमा दी जाती है। पुलिसकर्मी जो सीनियर थे वो बार बार मुझसे एक ही बात दोहराते हैं कि मैम चेन वापस मिलने की उम्मीद तो आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। तो मुझे लगता है ठीक है, शायद कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे। अब मैं थोड़ी देर बैठती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि सर क्या आप अभी CCTV फुटेज देखेंगे, क्योंकि अगर आप अभी देख लेंगे तो जल्दी ही वो जो चोर है वो पकड़े जाएंगे। तो पुलिस जो कर्मी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं सर मैम अभी नहीं देखेंगे, हम हमारे जो बड़े साहब आएंगे वो CCTV फुटेज देखेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। ये सुनकर मुझे लगता है कि अब मुझे वापस घर ही आ जाना चाहिए और मैं वापस अपने घर आ जाती हूँ। मैं घर पहुंचती हूँ और अपने हस्बैंड को फोन करके इस घटना के बारे में पूरी बताती हूँ। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने जो RWA के मेंबर हैं शर्मा जी, आप उनके पास जाओ और हो सकता है वो आपकी हेल्प करे और अपने लेवल पर जल्दी से इस केस को आगे बढ़ाने के लिए फोर्स करें। मैं शर्मा जी के पास जाती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि ऐसे ऐसा मेरे साथ एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। वो पुलिस हेल्पलाइन में फोन करते हैं और जो मेरे पास FIR है उसका नंबर उनको बताते हैं और पूछते हैं कि इसके रिगार्डिंग आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। वहां से रिस्पांस आता है कि इस FIR के अगेंस्ट IO जो है वो 3 दिन के बाद अपॉइंट होगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। वो मुझे सेम ही बताते हैं कि IO जो है 3 दिन के बाद अपॉइंट होगा और फिर आगे की कार्रवाई करेंगे पुलिस वाले। मुझे समझ नहीं आता कि IO आखिर है क्या। तो वो बताते हैं कि IO का मतलब है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यानी वो ऑफिसर जो इस केस की सुनवाई आगे करेगा। मेरी उम्मीदें पूरी तरह से टूट जाती हैं कि 3 दिन के बाद अगर IO अपॉइंट होगा तो 3 दिन के बाद तो वो चोर जो है मेरी चेन बेच बाज कर शिमला मनाली घूम के वापस भी आ जाएगा। मेरे हाथ क्या लगेगा। मैं अपनी पूरी उम्मीदें खो चुकी थी तब तक। मैं वापस अपने घर जाती हूँ, अपने हस्बैंड को फोन करके बताती हूँ कि ऐसा ऐसा है, अब मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होगा। नेक्स्ट डे मैं फिर पुलिस स्टेशन जाती हूँ, जो मैंने FIR दर्ज कराई है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए कि क्या CCTV फुटेज देखी गई। तो वहां बैठे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको फोन करके बता देंगे जो भी आगे की कार्रवाई होगी। तो मैं अपना सब मुंह लेके घर आ जाती हूँ। इसके बाद शाम को मेरे हस्बैंड विधायक जी को भी, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनको भी मैसेज लिखते हैं, FIR की एक कॉपी उनको भी मैसेज करते हैं कि इस तरह की घटना यहाँ हुई है मेरी वाइफ के साथ, क्या आगे की अगर आपकी तरफ से फोर्स पड़ेगा तो शायद ये लोग जल्दी से इसके रिगार्डिंग कुछ करेंगे। लेकिन वहां से भी रिप्लाई यही आता है कि बिल्कुल अपनी वाइफ को बोलिए आप मेरे ऑफिस आए और यहाँ आके अपनी जो याचना है वो दर्ज कराए। मैं अपने लेवल पे SHA को मैसेज करके आगे की कार्रवाई कराऊंगा। मुझे लगता है जब मैं 2 बार पुलिस स्टेशन जा चुकी हूँ तो फिर विधायक जी के ऑफिस जाने का क्या मतलब है। हालांकि जाने में कोई बुराई नहीं है, अगर मेरा काम ऐसे निकलता है तो मुझे जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे वहां फिर जाना चाहिए दोबारा से विधायक जी के पास सेम ही कंप्लेंट लेकर। मैं नहीं जाती हूँ। जिस तरह की चेन स्नैचिंग मेरे साथ हुई, ऐसी चेन स्नैचिंग तो हर साल पूरे भारत में लोगों के साथ, औरतों के साथ खासकर होती ही रहती है। दिल्ली में जनवरी में ही 367 मामले थे चेन स्नैचिंग के और पुलिस के अनुसार ये और सालों से सबसे कम मामले थे, यानी इससे ज्यादा चेन स्नैचिंग जो है और सालों में हर महीने होती रही है। मेरे हिसाब से तो 367 मामले भी बहुत ज्यादा है। ये जो चेन स्नैचिंग है इसकी शुरुआत हुई थी बॉम्बे की लोकल ट्रेन से। लोकल ट्रेन में 90s के टाइम पे जो औरतें अपने गले में सोने की चेन पहन के ट्रेवल करती थी, उस दौरान वहां पे चोर जो है उनके गले से चेन खींचकर जल्दी ही अगले स्टेशन में उतर जाते थे और भीड़ में गायब हो जाते थे। धीरे धीरे ये घटनाएं और शहरों में बढ़ने लगी और फिर ये बीमारी दिल्ली में भी आ गई। और दिल्ली जो है अब सबसे बड़ा गढ़ है चेन स्नैचिंग का। दिल्ली में सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, यानी कि शाहदरा, सीलमपुर, इन इलाकों में सबसे ज्यादा चेन स्नैचिंग के मामले दिखाई देते हैं और उसके बाद है ईस्ट दिल्ली, जहां मैं रहती हूँ। चेन स्नैचिंग में बहुत सारे गिरोह हैं जो शामिल हैं। सबसे पहला है मेवात गैंग। ये ज्यादातर दिल्ली NCR की जो रीजन है वहां पे सक्रिय रहता है और बहुत ज्यादा चोरियां करता है। दूसरा है कंजर भट्ट गैंग। ये ज्यादातर MP या फिर UP में सक्रिय है, लेकिन दिल्ली में भी ये लोग चोरियां करने से नहीं चूकते। तीसरा गैंग है टीनेजर गैंग्स का। इन गैंग्स में बेसिकली 17 से कम ईयर के बच्चे जो है वो चोरियां करते हैं, क्योंकि इनको जो है सजा कम मिलती है और पकड़े जाने पर ज्यादातर नए नए बच्चों को पुलिस जो है सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देती है।
अब चेन स्नैचिंग के बाद क्या होता है? चेन स्नैचिंग के बाद ये जो स्नैचर्स होते हैं ये किसी सुनसान गली में या किसी स्लम एरिया में फटाफट से चले जाते हैं। वहां पे ये ढूंढते हैं ऐसे सुनार जिनके पास दुकान चलाने का कोई लाइसेंस नहीं होता है। ये बस छोटी छोटी दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं। ये वही सुनार होते हैं जिनसे जब हम सोना लेने जाते हैं तो ये मार्केट रेट से कम रेट पर आपको सोना देते हैं और उसका कोई बिल भी नहीं देते। ये स्नैचर्स फटाफट से इन चेनों को, इन सुनारों को बेच देते हैं। इन सुनारों का भी फायदा होता है। अगर 1 लाख रुपए की चेन है तो इन स्नैचर को ये सुनार सिर्फ 40 से 45 हजार रुपए पकड़ाते हैं। बाकी का सारा पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं और उसके बाद ये सुनार इन चेनों को गलाकर किसी नए ऑर्नामेंट में बदल देते हैं, जैसे कानों के टॉप्स या अंगूठी, या शायद दोबारा से चेन में ही डाल देते हैं। मगर अगर ये स्नैचर पुलिस वाले के शिकंजे में आ गए तो फिर तो ये सुनारों का पता भी आसानी से पुलिस वालों को दे सकते हैं। मगर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली ये जो लोकल सुनार होते हैं और ये चेन स्नैचर्स, ये हर महीने इन पुलिस वालों की, खासकर जो कांस्टेबल रैंक के होते हैं, उनकी जेबें गर्म करके रखते हैं। हर महीने का कट इनके पास पहुंच जाता है। सभी पुलिस वालों को पता होता है कि आसपास कौन सा गैंग सक्रिय है और कौन चोर जो है इस तरह की चोरियां कर रहा है। लेकिन क्योंकि उनकी जेबें गर्म होती हैं, वो पहले से ही पैसा खा चुके होते हैं, इसलिए वो ज्यादातर इस तरह के केसेस में या तो टाल मटोल करते हैं या तो फिर FIR ही नहीं लिखते हैं। चेन स्नैचिंग की घटनाओं से न सिर्फ पैसे का नुकसान होता है बल्कि लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। 2022 की घटना है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश की, जहां 60 साल की महिला जब मंदिर से वापस लौट रही थी तो रास्ते में चेन स्नैचर्स ने उनकी चेन खींची। इस दौरान वो गिर जाती है और उनका सर जो है जमीन पे लगता है। गंभीर चोट आती है। इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। दूसरी घटना है 2024 गुवाहाटी की। 34 साल की एक लेडी रास्ते से जा रही होती है, तभी चेन स्नैचर उनकी चेन खींचने की कोशिश करते हैं। वो बीच बचाव करती हैं तो चेन स्नैचर चाकू से उन पर वार करते हैं, जिससे उनके हाथ पे और पेट पे चाकू से लग जाती है और बहुत गंभीर चोटें आती है। अब मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस के लोगों पर सवाल नहीं उठा रही हूँ। ज्यादातर पुलिस वाले ईमानदार होते हैं, अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इसी तरह से एक पुलिस वाला पूरे सिस्टम को बिगाड़ सकता है। पुलिस वालों को अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। इस तरह से अगर वो चोरों से ही पैसा लेते रहेंगे तो आम जनता तो सफर करेगी। अब ऐसे क्या मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं और इस तरह की घटनाओं से बच सकते हैं? सबसे पहले तो सुनसान गलियों से या सुनसान इलाकों से निकले ही नहीं अगर आपने ऐसा ऑर्नामेंट पहने हैं तो। दूसरा, रास्ते बदल बदल कर यूज करें। जी हाँ, कभी भी एक ही रास्ता ना लें, क्योंकि ये जो चेन स्नैचर्स होते हैं ये रेकी करते हैं। 2-3 दिन पहले ही देखते हैं कि किन रास्तों को आप लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप सिमिलर रास्तों से जा रहे हैं तो इनके लिए आसान हो जाता है आप लोगों पर अटैक करना। तीसरा, आप इस तरह की चीजें पहने ही नहीं, क्योंकि जब आप चेन्स पहनेंगे ही नहीं, इस तरह के ऑर्नामेंट पहनेंगे ही नहीं, तो ये लोग चोरी क्या करेंगे? क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो मैं पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी हूँ। लेकिन अभी भी कई समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि दिल्ली में क्यों बीजेपी की सरकार है, हमारे क्षेत्र में बीजेपी के विधायक हैं, और क्योंकि मैं बीजेपी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, मोदी जी जिस तरह से काम करते हैं उनके कार्य की प्रशंसक हूँ, तो मेरी उम्मीदें जो है वो बीजेपी सरकार से थोड़ी ज्यादा है। मैं चाहती हूँ जो आम समस्या है उन्हें उनका जल्दी से निपटारा किया जाए और दिल्ली की जनता को थोड़ी राहत मिले। लेकिन जहां तक साफ सफाई की बात है तो पिछले कुछ 2-3 वीडियो से मैं यही बता रही हूँ कि सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। वो एक प्लास्टिक का टुकड़ा, वो एक पान पराग का टुकड़ा, वो एक गुटखे का पैकेट 5 साल पहले जो आपने फेंका था, अगर उसे उठाया नहीं गया होगा तो वो एज इट इज उसी कंडीशन में होगा और कहीं नालियों को, किसी सीवर लाइन को जाम कर रहा होगा। इसमें पूरी की पूरी गलती सरकार की नहीं है। अगर हम लोग खुद जागरूक बने और अपने कूड़े का जो निपटारा है वो सही तरीके से करें तो दिल्ली जो है सबसे चमकदार सिटी हो सकती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो और मैसेज पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।